ठंडी हवाओं, चिड़ियों की चहचहाट के साथ आसमान में उजाला होने लगा था। जैसे ही सूरज की किरणें विद्युत के चेहरे पर पड़ी, उसकी आंख खुल गई। अगले ही पल उसने अपनी चादर हटाई और पलक झपकते ही बेड से उठ गया। आज उसने फिर एक बार बुरा सपना देखा था। जब से वो इस एकेडमी में आया है, उसे लगभग हर रोज बुरे सपने आते हैं, पर आज आंख खुलते ही उसके इस बुरे सपने का डर उसके आने वाले कंपटीशन की चिंता में बदल गया था। 160 साल पुरानी इस एकेडमी की दीवारें भी इसके कई महान स्टूडेंट्स की गाथाएं समेटे हुए हैं, जिन्होंने न सिर्फ मार्शल आर्ट्स को दुनिया में एक नया मुकाम दिलवाया, बल्कि पुरातन काल की खतरनाक शक्तियों से भी दुनिया की रक्षा की है। पर जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ा, काली शक्तियां और ताकतवर होने लगी और एकेडमी पर खतरनाक हमले होने लगे। एकेडमी ने सुरक्षा घेरे तो बना दिए, पर नए पेरेंट्स अब अपने बच्चों को इस एकेडमी में भेजने से कतराने लगे थे। तब एकेडमी ने फैसला लिया कि वो योद्धाओं को तैयार तो करेंगे, पर उन्हें इन शक्तियों के बारे में बताएंगे नहीं। सालों बीत गए और लोग इस एकेडमी को एक आम सामान्य एकेडमी की तरह देखने लगे। इसी एकेडमी का एक होनहार स्टूडेंट विद्युत है, जिसकी किस्मत एकेडमी के आने वाले भविष्य से जुड़ी हुई है, जो बुरा सपना बनकर उसे डरा रही है। पर विद्युत को इन सब बातों का आभास भी नहीं है। विद्युत की उम्र लगभग 13-14 साल थी। उसका शरीर दुबला पतला और चेहरा बहुत मासूम था, ठीक किसी छोटे बच्चे की तरह। वो दिखने में भी ठीक ठाक ही दिखता था, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही बयां कर रही थी। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। उसकी आंखों में कुछ कर दिखाने का जुनून दिखाई दे रहा था। उसकी स्फूर्ति देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसमें कुछ कर दिखाने का जोश भरपूर है। बस एक ही परेशानी है, उसका दुबला पतला शरीर। वो थक बहुत जल्दी जाता है। बस कुछ महीने और फिर मैं खुद को साबित जरूर करके दिखाऊंगा। मैं सबका मुंह बंद कर दूंगा, विद्युत एक रौबदार आवाज में बोला। अब फ्लाइंग टाइगर मार्शल आर्ट्स कंपटीशन में कुछ ही महीने बाकी थे। विद्युत किसी भी हालत में इस कंपटीशन को जीतना चाहता था, इसीलिए वो जी तोड़ मेहनत कर रहा था। इस कंपटीशन में स्टूडेंट्स को फेस टू फेस मुकाबला करना था और इसमें सबको अपनी मार्शल आर्ट स्किल्स दिखाने का मौका मिलने वाला था। इस कंपटीशन को जो भी स्टूडेंट जीतता, उसे एकेडमी द्वारा स्कॉलरशिप दी जाने वाली थी, जिससे उस स्टूडेंट को फ्री में ट्रेनिंग मिलती। ये सब सोचते हुए विद्युत मन ही मन बड़बड़ाया, मुझे ये कंपटीशन किसी भी हाल में जीतना होगा, वरना स्कॉलरशिप मेरे हाथ से चली जाएगी और अभी तक मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। बाबा ने भी सारी कमाई मेरी एडमिशन में लगा दी है। अपनी जिंदगी को बदलने का मेरे पास बस यही एक मौका है। अब तो लगने लगा है जैसे गरीब होना भी कोई गुनाह है। वैसे भी हम जैसे छोटे गांव से आए गरीब स्टूडेंट्स को पूछता ही कौन है। विद्युत मणिपुर के एक छोटे से गांव फुबाला, विष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट का सीधा साधा लड़का है, जो कि अपनी उम्र के लड़कों से काफी तेज और होशियार है। हर साल सभी शहरों से कुछ प्लेयर्स को मार्शल आर्ट्स की फील्ड में अपना हुनर दिखाने का मौका मिलता था। इस बार अपनी काबिलियत के बल पर विद्युत भी इन खिलाड़ियों की लिस्ट में अपना नाम शामिल करने में कामयाब हो गया था। अपनी मार्शल आर्ट स्किल्स की वजह से विद्युत अपने गांव में बहुत फेमस था। गांव के सभी लोग का मानना था कि अगर विद्युत इसी तरह आगे बढ़ता गया तो वो एक दिन उनके गांव का नाम जरूर रोशन करेगा। गांव के सभी लोगों को उससे बहुत उम्मीदें थी। विद्युत के साथ साथ अधीरा नाम की लड़की का भी यूथ मार्शल आर्ट्स एकेडमी दिल्ली में सिलेक्शन हुआ था। विद्युत एक बड़े ही गरीब परिवार का लड़का था। उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए भी बहुत मेहनत की थी। वो जानता था कि यहाँ काफी अच्छे अच्छे घर से प्लेयर्स आए हुए हैं। उसने ये तक सुना था कि इनमें से कुछ स्टूडेंट्स तो सप्लीमेंट्स और परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स का इस्तेमाल करके अपना स्टैमिना बढ़ाते हैं। इस एकेडमी में देश के अलग अलग हिस्सों से बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स आए हुए थे। कुछ तो ऐसे थे जिन्हें बचपन से ही मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग मिलनी शुरू हो गई थी। कुछ स्टूडेंट्स ने तो बहुत से कॉम्पिटिशन्स भी जीते थे। विद्युत जब इस एकेडमी में आया था तब उसे लगता था कि उसकी मार्शल आर्ट स्किल्स सबसे अच्छी है, लेकिन यहाँ रहकर उसे पता लगा कि अभी उसमें बहुत कमियां हैं। वो एक पर एक कंपटीशन हारता चला गया, जिसका कारण था उसका दुबला पतला शरीर और उसका स्टैमिना। वो जान चुका था कि वो अभी एक कुएं में मेंढक की तरह है, जिसने कभी बाहर की दुनिया देखी ही नहीं।
उसे पता था कि उसे बहुत मेहनत करनी होगी और उसे अपना स्टैमिना बढ़ाना होगा, तभी वो वहां मौजूद बाकी खिलाड़ियों का मुकाबला कर पाएगा। एक तो विद्युत हमेशा डरा सहमा सा रहता था, दूसरा उसे अपनी खराब परफॉर्मेंस के चलते अक्सर एकेडमी में शर्मिंदा होना पड़ता था। इस सब के चलते अधीरा, जो कि उसके गांव से उसके साथ यहाँ तक पहुंची थी, वो भी उससे दूरियां बनाने लगी थी। वो अब उन स्टूडेंट्स के साथ रहती थी जो कि एकेडमी में सबसे फेमस थे और तो और जिनकी मार्शल आर्ट स्किल्स भी अच्छी थी। विद्युत को अभी भी अच्छी तरह याद है कि जब वो दोनों अपने गांव में थे तो कैसे अधीरा उसके आगे पीछे घूमती रहती थी। वो उससे बात करने के बहाने ढूंढती थी, लेकिन उस वक्त विद्युत का ध्यान सिर्फ और सिर्फ मार्शल आर्ट्स पर था। अचानक विद्युत पानी के छींटे अपनी आंखों में मारते हुए मन ही मन बड़बड़ाया, जब तक मैं खुद को साबित नहीं कर देता मैं दोबारा गांव नहीं लौटूंगा। इतना कहते ही विद्युत ने एक गहरी लंबी सांस ली और वो प्रैक्टिस हॉल की ओर बढ़ गया। उसने पूरा ध्यान लगाते हुए किक करना चाहा, हैया, लेकिन इसके बाद उसकी टांग ने मानो काम करना बंद ही कर दिया। वो दर्द से कहराने लगा। वो गुस्से में बोला, परेशान आ चुका हूं इस जिंदगी से। विद्युत मेहनत करके अपना नाम बनाना चाहता था, वो भी बड़ा आदमी बनना चाहता था। वो ये सुन सुनकर परेशान आ चुका था कि वो गरीब है और एक ऐसी जगह का रहने वाला है जिसका किसी ने पहले नाम भी ना सुना हो। ये सब सोचते हुए हिम्मत जुटाकर वो दोबारा कोशिश करने लगा। अब उसे प्रैक्टिस करते हुए लगभग 1 घंटा हो चुका था। प्रैक्टिस करते हुए भी बार बार वो यही दोहरा रहा था, मैं ऐसे हार नहीं मान सकता, मैं खुद को साबित करके रहूंगा। मुझे बाकी स्टूडेंट्स का मुकाबला करने के लिए अभी बहुत मेहनत की जरूरत है, मुझे इसके लिए थोड़ा टाइम तो चाहिए ही होगा। ये सब कहते हुए विद्युत के माथे से पसीना बहने लगा था। उसके कपड़े तक पसीने से भीग चुके थे, उसकी सांस भी फूलने लगी थी। लगभग आधे घंटे बाद दिन चढ़ चुका था, चारों ओर उजाला था। अब धीरे धीरे बाकी के स्टूडेंट्स भी प्रैक्टिस हॉल में पहुंचने लगे थे। कुछ स्टूडेंट्स आपस में बात करने में बिजी थे, तो वहां कुछ ने तो आते ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था। अचानक कुछ स्टूडेंट्स उसे अजीब सी नजरों से घूरने लगे। वो सब उसे इस तरह देख रहे थे जैसे मानो वो उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। विद्युत इन सब चीजों पर ध्यान देना नहीं चाहता था, इसीलिए वो फिर प्रैक्टिस में जुट गया। तभी किसी ने पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रखा और उसके कानों में एक आवाज गूंजी, देखो तो खुद को जरा। तुम क्या मार्शल आर्ट सीखोगे? तुम्हें तो मैं एक हाथ से ही उठा सकता हूँ। अर्जुन के हाथ की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसने विद्युत को हिला कर रख दिया था। एक बार के लिए तो विद्युत का बैलेंस बिगड़ चुका था, वो बाल बाल गिरने से बचा था। जैसे ही विद्युत ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी नजर एक लंबे चौड़े लड़के पर पड़ी। अर्जुन के चेहरे पर एक शरारती सी मुस्कुराहट थी, क्योंकि वो जानता था कि अभी अभी सिर्फ उसके कंधे पर हाथ रखने से ही विद्युत गिरने से बचा था। अर्जुन के बगल में अधीरा भी खड़ी थी। अर्जुन तुम ये क्या कर रहे हो? विद्युत एक लड़खड़ाती हुई आवाज में बोला। विद्युत के चेहरे पर नाराजगी साफ देखी जा सकती थी। वो बहुत गुस्से में था। वो अर्जुन को मुंह तोड़ जवाब देना चाहता था, लेकिन वो अर्जुन के सामने बहुत कमजोर था। वो चाह कर भी अर्जुन का मुकाबला नहीं कर सकता था। जब पहले दिन विद्युत इस एकेडमी में आया था, तब भी अर्जुन और उसके बीच थोड़ी नोकझोंक हो गई थी। वो अर्जुन को उसी दिन से ही पसंद नहीं करता था, क्योंकि उस दिन भी अर्जुन छोटे शहरों से आए हुए स्टूडेंट्स का मजाक उड़ा रहा था। तब से अर्जुन विद्युत को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। ये सब चल ही रहा था कि तभी एक तेज आवाज अर्जुन के कानों में गूंजी, अर्जुन देखो तो इस लड़के को कितना दुबला पतला सा दिखता है। ये क्या तुम्हारा मुकाबला करेगा? तुम तो इसे 10 मूव्स में ही हरा सकते हो। 10 मूव्स? 10 मूव्स तो तुमने कुछ ज्यादा कह दिया। ये मेरे सामने अभी बच्चा है। वैसे मैं इसे 3 मूव्स में ही हरा सकता हूँ। इतना कहते ही अर्जुन जोर जोर से हंसने लगा। वहां मौजूद बाकी के स्टूडेंट्स अर्जुन को उकसा रहे थे। अर्जुन इतराते हुए एक बार फिर बोला, मैंने तो 3 मूव्स भी ज्यादा कह दिया। मैं इसे एक अटैक में ही सबक सिखा सकता हूँ। जैसे ही वहां मौजूद स्टूडेंट्स ने अर्जुन की बात सुनी, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो सब अर्जुन की बात सुनकर बहुत हैरान थे। इस वक्त सबकी नजर अर्जुन और विद्युत पर ही टिकी हुई थी। विद्युत के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल चुके थे। उसके चेहरे पर एक बार फिर नाराजगी झलकने लगी थी।
अभी अभी जो बात अर्जुन ने कही वो बात विद्युत से कुछ हजम नहीं हो रही थी। आखिर ये अर्जुन खुद को समझता क्या है? इतना कहकर विद्युत ने अपनी हाथ की मुट्ठी बांध ली। वो ये अच्छी तरह जानता था कि अर्जुन उसे जानबूझकर उकसा रहा है। ये सोचकर उसने अपना गुस्सा शांत किया। वो उसके जाल में नहीं फंसना चाहता था। वो जानता था कि भले ही अर्जुन उसे एक मूव में गिरा दे, लेकिन फिर भी वो उसे आगे इसी तरह परेशान करता रहेगा। विद्युत को इस एकेडमी में आए हुए पूरे 6 महीने हो चुके थे। इन 6 महीनों में कई बार अर्जुन ने उस पर इसी तरह हाथ उठाया था, जिस वजह से अब विद्युत भी अर्जुन से पीछा छुड़ाने के तरीके सीख चुका था। देखो अर्जुन, आज मैं सुबह से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं बहुत थक चुका हूँ। क्यों ना हम ये मुकाबला कभी और रखें? अभी तो मुझ में तुम्हारा एक मूव भी सहने की ताकत नहीं है, विद्युत ने बिना किसी एक्सप्रेशंस के कहा, और इतना कहकर वो वहां से जाने लगा। तभी विद्युत की ओर देखकर अर्जुन इतराते हुए बोला, ठीक है, जैसा तुम कहो। अभी तो मैं तुम्हें जाने दे रहा हूं, लेकिन भूलना मत, हम दोनों के बीच की लड़ाई अभी भी जारी है। अर्जुन की बात सुनकर एक बार फिर विद्युत थोड़ा डरा सहमा सा दिखने लगा था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो मन ही मन बड़बड़ाया, मुझे जल्द से जल्द प्रैक्टिस करके अर्जुन जितना काबिल बनना होगा, नहीं तो ये अर्जुन मुझे छोड़ेगा नहीं। विद्युत अपनी नजर झुकाए अर्जुन के सामने खड़ा था। वो अधीरा से भी नजर तक नहीं मिला पा रहा था। कहीं ना कहीं अधीरा विद्युत को पसंद करती थी। उसे विद्युत के लिए थोड़ा बुरा भी लग रहा था। अगले ही पल अर्जुन अधीरा को अपने साथ लेकर वहां से चला गया। विद्युत ऐसे ही बेबस और लाचार खड़ा रह गया। आज उसे अर्जुन की वजह से अधीरा के सामने बहुत शर्मिंदा होना पड़ा था। वो कुछ देर बाद प्रैक्टिस हॉल से बाहर आ गया। अब विद्युत बिल्कुल टूट गया था। उसे यकीन हो गया था कि अब उसका इस एकेडमी में कुछ नहीं हो सकता और अब उसका और उसके माँ बाप का हर सपना टूट जाएगा। विद्युत ने तब फैसला किया कि अब वो और शर्मिंदगी नहीं झेलेगा और एकेडमी और अपने माँ बाप को छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। शर्मिंदगी और एक निश्चित हार से उसे भाग जाना ही सही लग रहा था। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक से तेज हवाएं चलने लगी। एकदम से आंधी और तूफान शुरू हो गया। हवा इतनी तेज थी कि उसे एक पेड़ के नीचे रुकना पड़ा। चारों ओर धूल मिट्टी उड़ने लगी थी। धूल मिट्टी की वजह से अपनी आंख भी नहीं खोल पा रहा था। कुछ देर बाद जब तूफान थमा और उसने अपनी आंखें खोली तो उसे एक बहुत चमकदार सी चीज नजर आई। उसे अपने सामने तेज रोशनी दिखाई दे रही थी। ये रोशनी इतनी तेज थी कि वो ढंग से अपनी आंख तक नहीं खोल पा रहा था। जिस दिशा से ये रोशनी आ रही थी उसने उस दिशा में बढ़ना शुरू किया और अचानक विद्युत को लगा जैसे उसके शरीर में कुछ बदलाव आ रहे हैं। ये एहसास उसके लिए बहुत अजीब सा था। पर जैसे ही वो उस रोशनी के पास पहुंचा, धीरे धीरे वो रोशनी हल्की होकर उसकी आंखों के सामने से ओझल हो गई और विद्युत फिर से नॉर्मल महसूस करने लगा। विद्युत को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। उसने अपने आप को चूंटी काटकर तसल्ली की कि कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रहा था। तो फिर वो रहस्यमयी चीज क्या थी जिसे देखने में लग रहा था कि वो सीधा हातिम ताई की कहानी से उसकी असल जिंदगी में आ गई हो। आखिर उस रोशनी को देखकर विद्युत के शरीर में क्या हो रहा था? विद्युत गहरी सोच में पड़ गया था। आखिर ये रोशनी कहां से आ रही थी? वो रोशनी एकदम से कहां गायब हो गई? कहीं विद्युत कोई सपना तो नहीं देख रहा था? ये उसके साथ क्या हो रहा था? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दिमाग पर बहुत जोर डालने के बाद भी विद्युत को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। जो भी था वो बहुत भयानक था। विद्युत को एहसास हो रहा था कि उसकी जिंदगी में शायद कोई बड़ा बदलाव आने वाला है, पर विद्युत को आज की स्थिति से पार पाना ही मुश्किल लग रहा था। कुछ महीने पहले ही विद्युत के माता पिता दिल्ली आकर उसके साथ रहने लगे थे। विद्युत अक्सर एकेडमी से अपने माता पिता से मिलने उनके पास चला जाया करता था, लेकिन विद्युत को अपनी परफॉर्मेंस देखकर हमेशा बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी, क्योंकि वो जानता था कि जब उसके माता पिता को ये पता लगेगा तो वो दोनों बहुत दुखी होंगे। उसे उन गांव वालों के बारे में सोचकर भी बहुत बुरा लगता था, जिन्हें उनसे बहुत उम्मीदें हैं। माँ बाबा, मैं आ गया, विद्युत घर पहुंचते ही धीमी आवाज में बोला।
अचानक एक बहुत ही शांत और सीरियस दिखने वाला आदमी बाहर आया। ये कोई और नहीं, विद्युत के पिता भूषण जी थे। विद्युत बेटा, जल्दी आओ और खाना खा लो। देखो, खाना तैयार है। ये विद्युत की मां ज्योति की आवाज थी। ज्योति को विद्युत की बहुत चिंता रहती थी। वो किचन से खाने की प्लेट लगाकर विद्युत के लिए बाहर ला रही थी। जब कभी भी विद्युत अकेडमी से अपने माता पिता से मिलने आता तो उसे उनसे बहुत प्यार मिलता। विद्युत उनकी एक लौती और आखिरी उम्मीद थी। उनका मानना था कि विद्युत एक दिन उनका नाम जरूर रोशन करेगा। तभी इतनी गरीबी और संघर्षों के बावजूद भी वो विद्युत के पीछे पीछे दिल्ली आ पहुंचे थे। इसके बाद वो तीनों एक साथ बैठकर खाना खाने लगे। विद्युत ने जैसे ही पहला निवाला अपने मुंह में डाला तो वो ज्योति से बोला, माँ, खाना तो बहुत स्वाद बना है, आपके हाथ के खाने का तो जवाब नहीं। विद्युत बड़े प्यार से खाना खाने में जुटा हुआ था। वो अपनी माँ के हाथ के खाने को बहुत मिस करता था। विद्युत बेटा, तुम्हारा आज का दिन कैसा रहा? ज्योति ने चिंता जताते हुए पूछा। उसे विद्युत थोड़ा परेशान सा दिखाई दे रहा था। विद्युत ने जवाब दिया, बस ठीक ही था। इसके बाद उसने देखा कि भूषण और ज्योति के चेहरे के एक्सप्रेशन कुछ अच्छे नहीं हैं। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो उससे कुछ कहना चाहते हो। अचानक भूषण जी कुछ सोचते हुए विद्युत से धीमी आवाज में बोले, विद्युत, अभी कुछ दिन पहले तुम्हारी एकेडमी से एक नोटिस आया था। भूषण जी की बात सुनते ही विद्युत के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। उसके गले से खाना नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे यही डर सता रहा था कि कहीं उसे एकेडमी से निकाल तो नहीं दिया गया। एकेडमी से लेटर? बाबा, मैं कुछ समझा नहीं, विद्युत ने अनजान बनते हुए कहा। लेकिन भूषण जी को चुप देखकर विद्युत ने उनसे एक बार फिर पूछा, बाबा, आप चुप क्यों हैं? क्या मुझे एकेडमी से निकाल दिया गया है? भूषण जी ने जवाब दिया, नहीं विद्युत बेटा, तुम्हें एकेडमी से नहीं निकाला गया है। और उस नोटिस में यह साफ साफ लिखा है कि अगर तुमने जल्द से जल्द येलो बेल्ट हासिल नहीं की तो तुम आने वाले कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाओगे। तुम तो जानते ही हो कि तुम्हारा इस कंपटीशन में हिस्सा लेना कितना जरूरी है। तुम्हारे साथ साथ हमारे सपने भी जुड़े हैं। उस लेटर में यह भी लिखा था कि अगर अगले 3 सालों में तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही और तुम ऑरेंज बेल्ट हासिल नहीं कर पाए तो तुम्हें एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। फिर हम सबको वापस मणिपुर जाना होगा। भूषण जी की बात सुनते ही विद्युत के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस अचानक से बदल गए थे। उसके दिल ने मानो धड़कना बंद कर दिया था। वो जानता था कि आने वाला कंपटीशन उसके लिए कितना जरूरी है। वो अपने हाथ से ये सुनहरा मौका नहीं जाने देना चाहता था। विद्युत इस कंपटीशन को जीतने के बाद मिलने वाली स्कॉलरशिप की अहमियत अच्छी तरह जानता था। उसे मालूम था कि अगर उसे ये स्कॉलरशिप नहीं मिली तो उसे किसी भी हालत में वापस मणिपुर लौटना होगा, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी आगे की ट्रेनिंग का खर्चा उठा सके। ये सोचते हुए विद्युत को थोड़ा डर लगने लगा था। उसने अपने हाथ की मुट्ठी बांधते हुए गुस्से में चिल्लाकर कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं वापस मणिपुर नहीं जाऊंगा। मैं वापस नहीं जाना चाहता। भूषण और ज्योति भी मणिपुर वापस नहीं जाना चाहते थे। अगले ही पल भूषण जी ने विद्युत से कहा, देखो विद्युत, शांत हो जाओ। तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। इस तरह परेशान होने से कुछ नहीं होगा। विद्युत भूषण जी की बात सुनकर थोड़ा शांत हो गया। फिर ज्योति ने विद्युत से कहा, विद्युत बेटा, ये रूल सिर्फ तुम्हारे जैसे गरीब और छोटे छोटे शहरों से आए हुए स्टूडेंट्स के लिए ही बनाया गया है। ये कहते हुए ज्योति बहुत नाखुश दिखाई दे रही थी। ज्योति की बात सुनकर विद्युत का गुस्सा एक बार फिर बढ़ गया। वो गुस्से से अपने दांत मिसमिसाते हुए बोला, माँ बाबा, आप दोनों फिक्र मत कीजिए। मैं बहुत मेहनत करूंगा और देखना, इस कंपटीशन के आने से पहले ही मैं ये येलो बेल्ट हासिल कर लूंगा। इस कंपटीशन में सिर्फ 2 ही महीने बाकी है और तो और तुम्हें येलो बेल्ट के लिए रजिस्टर करने के लिए भी 1 महीने पहले एप्लीकेशन देना होगा। बचा सिर्फ 1 महीना। 1 महीने में येलो बेल्ट हासिल करना आसान नहीं होगा। क्या तुम ये कर पाओगे? भूषण जी की बातें सुनकर विद्युत की आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अगर उसके पास 2 महीने भी होते
तो भी वो कड़ी मेहनत करके ये येलो बेल्ट हासिल करने की कोशिश जरूर करता। लेकिन 1 महीने में येलो बेल्ट हासिल करना, ये सोचकर उसका भी हौसला थोड़ा डगमगाने लगा था। कुछ देर शांत रहने के बाद ज्योति ने अपने आंसू पोंछते हुए एक धीमी आवाज में कहा, विद्युत बेटा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? हमें वापस मणिपुर जाकर अपनी वही पहले जैसी जिंदगी जीनी पड़ेगी। ज्योति की बात से सहमति जताते हुए भूषण जी ने अपनी बात आगे बढ़ाई। हाँ, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर हम अपने गांव लौट भी गए तो अब भी तुम वहां सबसे ज्यादा होशियार ही माने जाओगे। ज्योति और भूषण जी ये सब बात विद्युत का मन रखने के लिए कह रहे थे, क्योंकि वो दोनों ही जानते थे कि विद्युत अभी काफी डरा हुआ है। उनके लिए उनके बच्चे से बढ़कर कुछ भी नहीं था। पर एक सच ये भी था कि वो दोनों भी मणिपुर वापस कभी नहीं जाना चाहते थे। नहीं, मैं दोबारा गांव नहीं जाऊंगा। मुझे किसी भी तरह ये कंपटीशन जीतना होगा, विद्युत ने गर्दन हिलाते हुए एक बेरुखी सी आवाज में बोला। विद्युत ने बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे। वो इतनी आसानी से हार मानकर वापस नहीं लौट सकता था। लेकिन आज वो बहुत परेशान था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अभी उसकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। लेकिन उसने अपने आंसुओं को रोकते हुए बिना इधर उधर देखे वहां से चला जाना ही बेहतर समझा। वो तेजी से वहां से जाने लगा। तभी ज्योति और भूषण जी चिल्लाते हुए बोले, विद्युत, विद्युत बेटा, तुम कहां जा रहे हो? देखो, ना समझी मत करो। जैसे ही विद्युत थोड़ा आगे पहुंचा, वो मन ही मन बड़बड़ाया, हे भगवान, आखिर मेरी परेशानियां कब खत्म होगी? क्या कभी मेरे सपने पूरे हो भी पाएंगे या नहीं? विद्युत के इतना कहते ही आसमान में अचानक से बिजली कड़कने लगी। पलक झपकते ही बारिश भी शुरू हो गई। विद्युत अपनी आंखों में आंसू भरे आसमान की तरफ देख रहा था। वो इतनी बारिश में भी वहां रुकना नहीं चाहता था। उसने इस तरह बिजली कड़कते हुए पहले कभी नहीं देखी थी। वो लगातार आसमान की ओर देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी शक्तिशाली चीज से तेज रोशनी निकल रही हो। अचानक मौसम खराब होने की वजह से चारों ओर अंधेरा छाने लगा था। अब विद्युत को अपनी माँ बाप की आवाज भी सुनाई देनी बंद हो गई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके कान सुन पड़ने लगे हैं। मौसम बार बार करवट पलट रहा था। कभी तूफान, कभी तेज धूप, तो कभी बारिश। जहां थोड़ी देर पहले तूफान आने के बाद तेज धूप निकल आई थी, वही अब तेज बारिश पड़ने लगी थी। अचानक विद्युत ने अंधेरे को चीरते हुए एक रोशनी अपने करीब आते हुए महसूस की। विद्युत को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बार बार ये हो क्या रहा है। विद्युत की नजरें अभी भी चमकती हुई तेज रोशनी पर ही टिकी हुई थी। अचानक हरे और लाल रंग की रोशनी चारों ओर फैल गई। ये रोशनी इतनी तेज थी कि विद्युत अपनी आंख तक नहीं खोल पा रहा था। उसकी आंखें चौंधिया गई थी। विद्युत ने ये सब पहले कभी नहीं देखा था। ये सब देखकर वो डर गया था। वो धीरे धीरे अपनी आंख खोलने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन उस रोशनी की वजह से वो अपनी आंख तक नहीं खोल पा रहा था। अब उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में जान ही न बची हो। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो आखिर करे तो क्या करे। उसे ये सब किसी जादू से कम नहीं लग रहा था। एक पल के लिए उसे लगा जैसे वो किसी करिश्माई दुनिया में पहुंच गया हो। उसके दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया था। देखते ही देखते वो तेज रोशनी विद्युत के शरीर में समा गई। विद्युत डरा सहमा सा चिल्लाया, ये सब क्या हो रहा है? मेरे साथ ये क्या हो रहा है? कोई मेरी मदद करो। लेकिन इस वक्त विद्युत की मदद करने के लिए वहां कोई भी मौजूद नहीं था। देखते ही देखते विद्युत की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब खिड़की से सूरज की किरणें विद्युत के चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंख खुल गई। वो इस वक्त अपने माँ बाप के पास था। धीरे धीरे उसे होश आने लगा था, लेकिन अभी भी उसे अपना शरीर नम सा महसूस हो रहा था। पहले तो उसे कुछ भी याद नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने दिमाग पर थोड़ा जोर डाला तो उसे धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगा। होश में आते ही उसने सबसे पहले अपनी आंखों को छुआ। कुछ देर पहले उस तेज रोशनी की वजह से विद्युत की आंखें ही चौंधिया गई थी।
इसलिए वो ये देखना चाहता था कि क्या वो ठीक तरह देख भी पा रहा है या नहीं। उसने जैसे ही उस खिड़की से बाहर देखा तो पाया कि उसे रंग बिरंगे फूल, आसमान में उड़ते हुए पक्षी और हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। उसे सब कुछ पहले से और भी साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसने महसूस किया कि कुछ देर पहले जहां मौसम इतना खराब था, चारों ओर अंधेरा, बारिश और चमकती हुई बिजली थी, वहीं अब आसमान में तेज धूप निकली हुई है। जब उसने एक बार फिर अपनी नजरें बाहर दौड़ाई तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे वो मानो पहले से ज्यादा अच्छे से सब कुछ देख पा रहा है। उसे हवा के छोटे छोटे कण तक नजर आ रहे थे। वो 100 मीटर दूरी पर लगे पेड़ पर रेंगती हुई चींटियों तक को देख पा रहा था। वो मन ही मन बड़बड़ाया, ये सब क्या हो रहा है? मैं इतनी दूर ये सब कैसे देख पा रहा हूं? अब विद्युत को यह तो पता लगा था कि उसके साथ कुछ ना कुछ जरूर हुआ है, लेकिन क्या, वो अभी तक ये नहीं जानता था। लेकिन अब वो इस बात से खुश था कि वो इतनी दूर तक भी इतनी बारीकी से देख सकता है। फिर विद्युत ने शीशे में अपना चेहरा देखना चाहा। उसने पाया कि उसकी आंखें बिल्कुल पहले की तरह ही है, लेकिन कुछ देर गौर से देखने के बाद उसे अपनी आंखों में एक अलग सी चमक नजर आई। उसे अपने आसपास की दुनिया बिल्कुल अलग सी नजर आने लगी थी। उसके साथ ये सब क्या हो रहा था? ये सब सोच सोच कर ही उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। विद्युत के मन में ढेरों सवाल थे। अचानक से विद्युत के साथ ये अजीबोगरीब चीजें क्यों होने लगी थी? क्या ये सब कोई जादू था या इसके पीछे कोई और वजह थी?